हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा आपका फर्स्ट लेक्चर? होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, और आपने नोट डाउन कर लिया होगा उसको अच्छे से, आप उससे नोट्स बनाएं, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर अपन केमिकली भी इक्विलिब्रियम ही कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा था दैट वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग के। द टॉपिक वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग के, ठीक है। लास्ट मैंने यही पढ़ाया था। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग के में टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, यही पढ़ा था ना, टेम्परेचर का इफेक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे के पे क्या असर होता है। दो केस था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। क्या केस था? एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कांस्टेंट के की वैल्यू भी बढ़ जाती है, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब जो है सो पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर जो अपना दूसरा केस है दैट इज स्टाइक्योमेट्रिक ऑफ रिएक्शन। द सेकेंड पार्ट इज स्टाइक्योमेट्रिक ऑफ रिएक्शन, स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन। व्हाट इट इज ये समझेंगे, इसका मतलब क्या है। ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वाला स्टाइक्योमेट्री नहीं है। स्टाइक्योमेट्री मतलब अगर रिएक्शन को उलट पुलट करते हैं तो के पे क्या असर होता है, ठीक है। रिएक्शन को उलट पुलट करते हैं तो के पे असर क्या होता है। जैसे सपोज करो, ठीक है, इसके अंदर जो है सो तीन पार्ट में पढ़ते हैं हम स्टाइक्योमेट्री को। तो सबसे पहले केस वन ले रहे हैं, ठीक है, या पार्ट वन कह लीजिए आप, ठीक है। अगर इसमें ए इज द रिएक्टेंट एंड दैट इज, वो क्या बना रही है? बी बना रही है, ठीक है। और इसका क्या है? रेट कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1। और अगर बी जो है वो क्या कर रही है? वो बना रही है A। और इसका हमें निकालना है कि हमारा जो है वो K क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या है कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो अगर रिएक्शन को पलट देंगे, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में आ जाएगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ले लेंगे तो इसका जो K होता है ना, K, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होता है? पहले वाले K के रिवर्सिबल, राइट। तो अगर इसका K2 मान लें तो ये क्या होगा? 1/K1, ठीक है, इसके फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो हमारा जो K है वो 1 के फैक्टर में चला जाता है। तो अगर इसका K, सपोज करो लेट्स एग्जांपल की, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर इसका K1 अगर 4 था तो इसका इस रिएक्शन का अगर A से B जाने पे, तो B से A जाने पे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन चेंज होगी वैसे वैसे इसका स्टाइक्योमेट्रिक, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। ये क्या था? केस वन। केस टू में अपन पढ़ेंगे अगर किसी भी रिएक्शन में किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर द होल ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है, राइट। तो अगर ए, जैसे सपोज करो ये रिएक्शन है ए और ये बी है, तो इसमें अगर ए, सपोज करो A इज अ नंबर, A इज अ कांस्टेंट, इससे पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। A इंटू ए कर दिया और A इंटू बी कर दिया, ठीक है। ये A कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। अगर इसको पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया और अगर हमारा पहला रिएक्शन जो था ये A और B है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारा पहले था, अगर इसका रेट कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो अगर A से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? जो ये इस रिएक्शन का, नए वाले रिएक्शन का जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज K2 विल बी नथिंग बट K1 की पावर A। इट मीन्स जिस फैक्टर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फैक्टर इसके पावर में चला जाता है, राइट। वो इस फैक्टर इसके पावर में चला जाता है। ये क्या है? केस 2, ठीक है। अब पढ़ेंगे केस 3। यहां पे मैं लिख देता हूं केस 3। केस 3 क्या है? केस 3 ये है कि अगर दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है, दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, कहने का मतलब A से
जैसे सपोज करो पहला रिएक्शन है ए से बी और दूसरा रिएक्शन है सी से डी, ठीक है। ये रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 1, और ये क्या है, रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 2। तो अगर रिएक्शन 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, राइट, मतलब अगर 1 + 2 करते हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A + C, और ये क्या हो जाएगा B + D। तो इस नए वाले रिएक्शन का जो K होगा, दैट इज K', वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज K1 × K2, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 1 2 3 केसेस हैं, इसको याद रखें। लास्ट केस क्या बताया कि 2 रिएक्शन है, उनको ऐड कर दिया तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एडिशनल किया हुआ नया रिएक्शन होगा, न्यू रिएक्शन, जो ये न्यू रिएक्शन होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 × K2 होगा, राइट, K1 × K2 होगा। अब अपन जो है सो देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर, राइट। तो क्वेश्चन मुझे लेने दो आप, let me take a question, yeah. So question is कि if for, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है और 1-2 स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि कॉमेड के, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, इन सब में भी आ चुका है। ये क्या है, H2, ये क्या है, गैस के फॉर्म में है, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है H2S, किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन है एंड H2 गैस प्लस Br2 गैस, दिस इज Br2, राइट, दिस इज Br2, दिस इज Br2 गैस, ये क्या दे रहा है हमें, 2HBr गैस। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ये जेईई मेंस में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, Br2 गैस प्लस H2S गैस, ठीक है, और 2HBr प्लस हाफ S2 गैस। सो ये भी गैस के फॉर्म में है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर इस रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, तो इसका क्या होगा। अब अपन थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है, समझेंगे इस चीज़ को कि ये रिएक्शन का कैसे होगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई सबसे पहला केस 1 लगाएंगे, ठीक है, मतलब आप इनिशियल स्टेज में हो तो तीनों केसेस का यूज़ करो। केस 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी रिएक्शन का अगर उल्टा कर देंगे तो क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट पलट जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 2 रिएक्शन को मिला के एक रिएक्शन बनाया गया, तो ये कैसे बनाया गया होगा, मतलब थोड़ा सा आप समझो इस चीज़ को। तो H2S इस रिएक्शन के राइट साइड में है और वो किधर आ गया है, मेन रिएक्शन के लेफ्ट में। तो कहीं ना कहीं और समझो, और समझाता हूँ अच्छे से। और ये जो हाफ H2 है, ये ओरिजिनल रिएक्शन जो है, जो पहले दिया था, वो लेफ्ट साइड में है, और जो हमारा फाइनल रिएक्शन है जिसके लिए हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिएक्शन है जिसके लिए हमें फाइंड करना है, इस रिएक्शन के ये लेफ्ट में है और इसके राइट में आ गया है, ये राइट में था और ये लेफ्ट में आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया है, उल्टा किया है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देते हैं, लेट्स सपोज इसको उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, H2S गैस, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2 गैस प्लस हाफ H2,
ठीक है, ये बन गया। और नीचे क्या है, नीचे है 2HBr। अब ये क्या है, ये राइट में है और फाइनल रिएक्शन के अभी भी राइट में ही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें H2 की तो ये भी राइट में है और ये भी राइट में ही आ रहा है। अब समझ रहे हो इस चीज को? तो कहने का मतलब कि अगर इस रिएक्शन में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इस रिएक्शन में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब उलट पलट नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन में कोई उलट पलट नहीं किया गया है तो इसको एज इट इज लिखते हैं H2 गैस प्लस Br2 गैस, दैट इज क्या बन रही है 2HBr गैस। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। ऐड करो तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, समझ रहे हो आप? ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों अलग अलग साइड में है तो इसके साथ ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड रेस्ट विल बी द सेम। तो ऐड करने पे फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, फाइनल इक्वेशन ध्यान से देखो, ये बन रही है H2S प्लस Br2, H2S प्लस Br2, H2S प्लस Br2, और राइट साइड में क्या बन रही है 2HBr प्लस हाफ S2 प्लस हाफ S2, ये बन रही है। अगर इसको लिखे तो मैं आपको समझाता हूं, ये क्या बनेगी H2S छोटा में लिखता हूं प्लस Br2, ठीक है, ये ऐड करने के बाद आई, और राइट साइड में क्या बन रहा है हाफ S2 प्लस 2HBr, तो 2HBr प्लस हाफ S2। क्या यही हमारा फाइनल रिएक्शन है? हाँ, यही हमारा फाइनल रिएक्शन है। तो अब रिएक्शन तो आ गया, अब K में क्या चेंजेस होगा, इसका K1 था, हमने इसको पलटा, तो नए वाले रिएक्शन मतलब इसको पलटने के बाद इस रिएक्शन का K क्या होगा 1/K1, क्योंकि हमने इसको पलटा था और हमने बताया था केस 1 में कि जब रिएक्शन को पलट देते हैं तो 1 में उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चली जाती है। और जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं केस 3, ठीक है, तो उसके K क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका रिएक्शन, इसका क्या था K2 था, तो फाइनल का क्या होगा, इसका 1/K1 और इसका K2। अब इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो इसका ये रिएक्शन हमारा मिला। और जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, विच इज नथिंग बट 1/K1 इंटू K2। दिस इज इस रिएक्शन का, अगर इस रिएक्शन का मान लें K डैश, तो K डैश की वैल्यू क्या होगी, नथिंग बट 1/K1 इंटू K2, दैट इज नथिंग बट K2/K1। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा K2/K1। ये मैंने बहुत टाइम लगा के आपको समझाया ताकि आपको समझ में आए कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका यूज कैसे करना है, ठीक है। बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग इन फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। So now we are going to see, ठीक है, one question. No, we'll not see any question. We'll study further topic. Next topic is degree of dissociation. Degree of dissociation. Right. Degree of डिसोशिएशन, ठीक है। मैं एकदम बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है पर आपको समझ में आना चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का मतलब होता है कि अगर इसको DOD भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, इसका मतलब होता है, DOD का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दैट इज डिसोसिएटेड, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म क्या बनने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिएक्टेंट का मोल डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट का मतलब टूटेगा, ठीक है, अपॉन द इनिशियल टोटल इनिशियल मोल टेकन, टोटल इनिशियल मोल टेकन, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट का कितना मोल डिसोसिएट होता है अपॉन
उस रिएक्टेंट के स्टार्टिंग में, इनिशियल में, टूटने से पहले कितने मोल लिए गए थे, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, अच्छे से। सपोज करो एक रिएक्शन है, ए से बी गया, ठीक है, इसकी इनिशियल मोल मान लो, ठीक है, सपोज करो इसकी इनिशियल मोल क्या है, एन क्या है, 2 है, और ये तो बन ही नहीं रहा है, इनिशियली ए है तो ये तो बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर अपन बात करें कि सपोज करो अब अगर रिएक्शन को प्रोसीड करें तो कैसे प्रोसीड करते हैं वो आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकालना बात की बात है। ठीक है, तो किसी स्टेज पे ये टूटेगा, कुछ इसका हिस्सा टूटेगा तो ही ये बनेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये 2 मोल थे, ये 0 थे क्योंकि ये बना ही नहीं था। किसी इंस्टेंस के बाद ये कुछ टूटेगा और ये बनेगा। तो सपोज करो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे अगर अपन बात करें, इक्विलिब्रियम के स्टेज पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम के स्टेज पे क्या होगा कि इसका कुछ हिस्सा टूटेगा, इसका कुछ बनेगा। तो सपोज करो इसका x हिस्सा टूटा और इसका x हिस्सा बना। ठीक है, इसका x हिस्सा टूटा है, इसका x हिस्सा बना। तो क्या अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना हो तो यहां नहीं लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए लिखते हैं, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए तो लिखते ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही तो मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, डीओडी हमने अभी पढ़ा था, रिएक्टेंट का लिखेंगे, मतलब ए का डीओडी लिखेंगे, डीओडी ऑफ ए, वो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, दैट इज नथिंग बट एक्स मोल डिसोसिएट हुआ अपॉन टोटल इनिशियल मोल। इनिशियल मोल कितने थे, 2, तो ये x/2, ये क्या हो जाएगी, डीओडी हो जाएंगे, राइट। अब बात करें, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की। जैसे सपोज करो ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सेकेंड इस तरीके का हमें रिएक्शन मिल सकता है क्वेश्चन में, दैट इज a + 2b, राइट, दैट इज गिविंग मी C। ठीक है, मान लो अब अगर ये इनिशियली 2 मोल थे, इसकी इनिशियल वैल्यू 2 थे और ये इसकी इनिशियल वैल्यू 3 मोल थे, और ये तो 0 ही होगा इनिशियली। ये क्या है, इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम स्टेज पे मोल्स लिखना हो तो एट इक्विलिब्रियम क्या हम लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या हम लिख सकते हैं, कैसे, बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे कि इसका x मोल डिसोसिएट होगा, ठीक है, किस में से, इसके इनिशियल मोल में से x मोल डिसोसिएट हुआ a का, और b का कितना इनिशियल मोल है, 3 है, तो 3 में से x मोल डिसोसिएट होगा, पर यहां पहले से 2 लिखा हुआ है, 2 मोल, मतलब एक b के लिए, समझाता हूं इसको, इसका x डिसोशिएट हो रहा है तो एक b के लिए भी x ही डिसोशिएट होगा, पर यहाँ 2b है तो क्या x होगा या 2x होगा, 2x होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x, राइट। इनिशियल 3 था और ये क्या 2x डिसोशिएट होगा, क्योंकि एक b के लिए तो x होगा पर 2b के लिए 2x होगा। ठीक है, ये डिसोशिएट हुआ और ये क्या बनेगा, यहाँ पे x बना, यही डिसोशिएट होके ये बना, ये x क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, राइट। अगर यहाँ पे 2, 3 मोल, 5 मोल होता तो यहाँ क्या x के जगह सपोज को यहाँ 5 होता, 5c बनता, तो यहाँ 5x लिखते। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर हमें डीओडी लिखना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर a, तो a के लिए डीओडी क्या लिखेंगे, a के लिए डीओडी लिखेंगे जितने मोल डिसोसिएट हुए a का, मतलब x मोल डिसोसिएट हुए a के अपॉन इनिशियल मोल, दैट इज 2, राइट। तो दिस इज DOD फॉर A। कमिंग टू DOD फॉर B, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। DOD ऑफ B क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, क्या x/3 लिखेंगे, ठीक है, यही मोल डिसोसिएट हो रहा है ना, माइनस के बाद वाला पार्ट यही, इतने कम हो रहे हैं तो इतने बन रहे हैं, तो क्या x लिखूं या 2x लिखूं, न्यूमरेटर में 2x लिखूंगा ना। क्यों 2x लिखूंगा, 2x इसलिए लिखूंगा क्योंकि हमारा 2x मोल डिसोसिएट हो रहा है, एक b के लिए x हो रहा है, 2b के लिए 2x हो रहा है, तो D ऑफ B लिखेंगे तो 2x बाई इनिशियल मोल, दैट इज 3,
राइट तो ये क्या हो जाएगा, डीओडी ऑफ बी हो जाएगा। मैंने बहुत इंफेसाइज करके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना हो तो क्या लिखेंगे कि जितना इसमें से माइनस होगा बाय जो इनिशियल दिया होगा, जितना इसमें से माइनस होगा बाय इनिशियल, इसमें से जितना माइनस होगा बाय इनिशियल, ये शॉर्ट ट्रिक है। और माइनस कितना करेंगे, माइनस इतना करेंगे कि x मल्टीप्लाई जो यहाँ लिखा होगा इसके, जैसे अगर यहाँ 1 था तो ये x मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1x, तो x ही लिखेंगे। यहाँ वही एक चीज करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से x को मल्टीप्लाई करें तो x होगा। जैसे सपोज करो मैं एक रफ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो यहाँ लिख दे 4a प्लस 5b, राइट, एंड दिस इज मेकिंग टू 2c प्लस 3d। जैसे एक रिएक्शन है, सपोज करो मान लो, ठीक है, इसके इनिशियल मोल मान लो 8 दिए हो और इसके 10 दिए हो, ठीक है, ये क्या है n इज इक्वल टू ये इनिशियली दिए हो, ठीक है। तो अगर हमें इस रिएक्शन का डीओडी लिखना हो ए और बी के लिए तो कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं है यार, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू डू, वी जस्ट हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। इनिशियल दैट इज 8 माइनस इनिशियल में से टूटेंगे ना, इनिशियल में से कितने टूटेंगे, क्या बताया, यहाँ जितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो यहाँ 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4x। ये ट्रिक है, राइट, दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन रिमेंबर टू सॉल्व डीओडी। डीओडी के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसा लेगा, ठीक है। ये इनिशियल क्या थी, 10 थी, तो ये क्या हो जाएगी 10 में से x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके कोफिशिएंट में होगा, दैट इज 5x, राइट। सिमिलरली इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा, x बनेगा, पर यहाँ पे 2 है तो ये 2x बनेगा, ये भी x बनेगा, यहाँ पे 3 है तो ये क्या बनेगा 3x बनेगा। तो इस तरीके से अगर हमें इसका डीओडी लिखना हो तो अब इसका a का डीओडी क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिखेंगे, दैट इज मोल्स डिसोशिएटेड, 4x डिसोशिएट हो रहा है अपॉन इनिशियल मोल दैट इज 8, तो डीओडी ऑफ a क्या लिखेंगे 4x अपॉन 8, और डीओडी ऑफ b क्या लिखेंगे बच्चों, डीओडी ऑफ बी क्या लिखेंगे, 5x डिसोशिएट हो रहा है और इनिशियल कितने थे 10 थे, ठीक है, तो 5x बटा 10, ये क्या हो जाएगी डीओडी ऑफ बी हो जाएगी। तो दिस इज द वे, ठीक है। और अगले सेशन में मैं आपको इसके डीओडी के क्वेश्चंस कराऊंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आए और अच्छे से क्लियर हो। एंड थैंक यू फॉर दिस, हैव अ ग्रेट डे।